कल ही उनके राज्य में चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है और शिवराज आप देख सकते हैं उनके बुधनी से टिकट का भी ऐलान हुआ और लेकिन वे आज उत्तराखंड में गंगा जी के तट पर नजर आए। अपनी फोटो ट्वीट कर उन्होंने लिखा है, माँ गंगा भारतीय संस्कृति का पुण्य प्रवाह, यही संस्कृति भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ पर दिग्दर्शन कराएगी। तो ये हम शिवराज सिंह चौहान को देख सकते हैं। तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? करीब 18 साल सत्ता में विराजमान रहने के बाद चुनावी रण में अपने को कहाँ पा रहे हैं? बहरहाल चुनावी रण में कांग्रेस के राहुल गांधी आज शहडोल में पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया और जातिगत गणना, ओबीसी, आदिवासियों से जुड़े मामले उठाए। पुलिस के सामने हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है और ओबीसी के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, तो आदिवासी अफसर आज कितने रुपए का निर्णय लेते हैं ये बता दो। 100 रुपए में से आदिवासी अफसर 5 रुपए का निर्णय नहीं लेते भाइयों बहनों, नहीं, 1 रुपए का भी निर्णय नहीं लेते, 50 पैसे का भी निर्णय नहीं लेते, 25 पैसे का निर्णय नहीं लेते भाइयों और बहनों। हिंदुस्तान अगर 100 रुपए खर्च करता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। इससे बड़ा आदिवासी वर्ग का अपमान किया जा सकता है क्या? उधर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जीत के दावे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा है कि वहां जनता ने बीजेपी की विदाई तय कर दी है, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इजरायल का मुद्दा चुनावों में ले आए हैं। आज मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने तय कर लिया है कि इनको विदा करना है और इनको ये बात अब एहसास होने लगी। श्राद्ध की बात। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा करने के स्थान पर कांग्रेस के नेतृत्व ने हमलावरों के समर्थन में कल एक प्रस्ताव पारित करके यह सिद्ध किया है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। आतंकवाद होगा, नक्सलवाद होगा, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होने में कांग्रेस ने हमेशा अपनी भूमिका निभाई और इस प्रकार के जिहादियों को समर्थन देने का काम कांग्रेस ने समय समय पर किया है। तो बस चुनाव की बात हो रही है, देश की बात में हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। गिरिजा शंकर वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश से और आशीष रंजन सह संस्थापक datalook.in से हैं। तो शिवराज जी जो गंगा तीरे बैठे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं और साथ ही इजरायल को लाकर क्या ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले गिरिजा शंकर जी आप ही के पास आते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आप ही से। आप शिवराज सिंह चौहान को काफी समय से देख रहे हैं। कल चौथी लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, वो चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन आज सुबह वो अपने राज्य को छोड़कर उत्तराखंड में गंगा जी के समक्ष वहां पे बैठे हुए हैं। क्या चल रहा है शिवराज जी के मन में? क्या संदेश देने की कोशिश है उनकी? किसके मन में क्या चल रहा है ये जानना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ये दृश्य बहुत असामान्य नहीं लग रहा है। वो वैसे भी जो है बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति हैं और ऐसे राजनेता हैं जो अक्सर आप देखेंगे कि महीने 2 महीने में साउथ में, नॉर्थ में, अलग अलग तीर्थों में, अलग अलग संतों के पास जाकर वो पूजा पाठ करते रहते हैं। अभी इस दृश्य को देखकर जो उनके मन की बात को पढ़ने की जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं, वो इसलिए कि पिछले महीने 2 महीने से अनुमानों और अटकलों के सिरमौर बने हुए हैं। तो लगता है कि ये दृश्य भी किसी उसी तरह के किसी दिशा में आगे बढ़ने वाली बात है। मुझे लगता है कि सब कुछ जो है ये एक सामान्य उनकी दिनचर्या है। वो उनकी 2 प्रिय स्थान है, एक तीर्थ स्थान है और एक जंगल है। जंगल में भी जाकर वो इसी तरह अकेले बैठकर लिखना पढ़ना करना और वो
ट्वीट करना करते रहे हैं और पूजा पाठ भी इस तरह करते रहे हैं। तो चुनाव की घोषणा होने के बाद तुरंत बाद वो कल चले गए थे और 2 दिन वो ऋषिकेश हरिद्वार में रहने वाले हैं। इनका उनके ये कार्यक्रम उनका पहले घोषित था। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत मन में जानने जैसा कुछ मुझे नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर व्यक्ति जा सकता है और शांति के लिए जा सकता है, लेकिन आपने जिस तरह से धार्मिक उसकी बात की, वो बिल्कुल साधारण वेशभूषा में है, एक किताब उनके हाथ में है, कुछ लिख रहे हैं और उनके राज्य में चुनाव होने वाले, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। तो ऐसे व्यस्त समय में जब किसी मुख्यमंत्री के पास समय नहीं रहता है सांस लेने की, ऐसे में अगर वो वहां जा रहे हैं तो अपने लोगों को ही क्या संदेश दे रहे हैं, या वो आहत हैं इसलिए वहां पहुंचे हैं कुछ शांति के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि आहत होने का क्या वजह है। आहत होने का कारण तो मुझे नजर नहीं आता कि क्यों आहत होंगे। और आहत होगा कोई व्यक्ति तो हरिद्वार जाके वो अपने आहत होने की अभिव्यक्ति नहीं करेगा। मुझे लगता है कि लगातार पिछले 6-8 महीने से वो चुनाव प्रक्रिया में लगे रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर लेट नाइट तक वो काम करते रहे हैं। चुनाव की घोषणा के बाद उनको लगा होगा शायद कि चुनाव में फिर एक बार उतरने के पहले 2-1 दिन जो पूजा पाठ, आध्यात्म, जो उनका धार्मिक अनुष्ठान जो भी है वो करने के बाद फिर वापस वो लग जाएं। आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह जो है जिन बातों के लिए जाने जाते हैं उनमें एक उनका परिश्रम है। जितना परिश्रम वो राजनीति में करते हैं उतना परिश्रम देश का कोई और राजनेता नहीं करता। तो मुझे नहीं लगता कि एक हल्का सा ब्रेक, आध्यात्मिक ब्रेक या धार्मिक ब्रेक लेना चुनाव के पहले एक तरह से उनकी मान्यता भी हो सकती है कि चुनाव के पहले जाके हम पूजा पाठ कराएं फिर चुनाव में लगे। तो उसमें उनके किसी आहत होने की या आहत होने की कोई संकेत इससे तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वाकई में आज वो जिस तरह का संदेश दे रहे हैं, कल हम उनको वो धार्मिक उसमें देखेंगे जो उनका कार्यक्रम वहां पे। आशीष, आपका क्या आकलन, क्योंकि आप तो अब मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से आखिरी चौथी लिस्ट में उनका नाम सामने आता है, वो पूछते हैं जनता से कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, और तमाम योजनाओं का बिल्कुल सक्रियता से वो तमाम योजनाओं का ऐलान भी कर रहे थे, लेकिन एक दबे छुपे संकेत तमाम देखे भी जा रहे हैं, पढ़े भी जा रहे हैं। आपको क्या वहां से फील्ड में क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं? देखिए निधि जी, धन्यवाद। पहली बात तो मैं गिरिजा शंकर जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस तरीके का फोटो का या निजी किन्हीं के विचारों का हम इस तरीके से चुनावी आकलन करना मुश्किल है। लेकिन आपने जो कहा कि मैं मध्य प्रदेश में हूँ और इन्हीं इलाकों में घूम रहा हूँ, तो एक दो चीजें देखिए तय है, वो आपको सिर्फ मेरे कहने से नहीं, कोई भी एनालिसिस पकड़ लीजिए और कुछ जो पॉलिटिकल उठा पटक हुई है पिछले 2-3 महीने में उससे जान लीजिए। वो ये कि शिवराज सिंह चौहान राज्य में पॉपुलर होते हुए भी अगले मुख्यमंत्री के तौर पे ना सिर्फ दूसरी पार्टी के लोग बल्कि बीजेपी के अंदर भी एक कस है। सो जो लोग आपको कहेंगे कि बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी या आ सकती है, उनके मन में भी एक असमंजस है कि शिवराज सिंह चौहान ही क्या उनको अगली बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये तो एक चीज जो मुझे जो लगता है, मोटा मोटी चाहे किन्हीं और के एनालिसिस पढ़िए या यहाँ पे लोगों से बात करिए, तो ऐसा नहीं है कि लोग उनसे नफरत कर रहे हैं, लेकिन एक उबाव शायद हो गया है। शायद उनको लगता है कि एक नया चेहरा होना चाहिए। मतलब हमने कई राज्य देखे हैं जहाँ पे कई बार ऐसे होते हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एक तरीके से बहुत घृणास्पद या बहुत नफरत वाली बातें भी लोग करते हैं, काफी नाराजगी होती है। लेकिन यहाँ शिवराज सिंह चौहान के बारे में ऐसी दिखती नहीं है, लेकिन एक उबाव है और लोगों को लगता है कि चाहे वो उनकी सरकार, वो तो खुद तो जीत जाएंगे, लेकिन उनकी सरकार या ना बने, मंत्री के तौर पर शायद फिर से वापस आना मुश्किल है। तो ये तो मतलब मोटा मोटी जमीनी आकलन है। जी, आपने जो शब्दों का प्रयोग किया, उबाऊ और एक नए चेहरे, फ्रेशनेस की खोज में बीजेपी, गिरिजा शंकर जी, 27 मंत्रियों और सांसदों को बीजेपी अपनी लिस्ट में शामिल किया है उसने। किस तरह से आप आगे की राह देख रहे हैं, क्योंकि ध्रुवीकरण के उस पर मैं आऊंगी जो अभी आज इजरायल को लेकर बयान दिए हैं, लेकिन आपसे इस समय चुनौतियां क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अभी जो आपने कहा कि आखिरी लिस्ट आई, आखिरी लिस्ट नहीं है, ये चौथी लिस्ट है। अभी करीब लगभग 100 कैंडिडेट डिक्लेयर होना बाकी है अभी। तो मुझे लगता है कि 5वीं, 6वीं, 7वीं लिस्ट भी आएगी। और जहां तक जो
अगले मुख्यमंत्री की बात है, तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि सरकार किस पार्टी की बनेगी, क्योंकि इस बार जो कशमकश है दोनों पार्टियों के बीच बहुत अधिक है, और कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी या कांग्रेस कोई भी हो, उसके लिए कोई वॉकओवर जैसी स्थिति नहीं है। तो ऐसे में अगले मुख्यमंत्री की बात करना बहुत प्रीमेच्योर लगता है। और जो चुनाव की जो तैयारियां हैं, मुख्यमंत्री की बात नहीं, चुनौतियों की बात बीजेपी की हो रही थी। बहरहाल आपने अपनी बात साफ करी भी है। आशीष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आज हमने देखा राहुल गांधी जाते हैं, उन्होंने वो मसले उठाए आदिवासियों के, गणना के, ओबीसी का मसला उठाया उन्होंने। कितना कारगर है मध्य प्रदेश में? क्या कांग्रेस जो एक तरह से जो आप उबाऊ शब्द आपने कहा था उसको फिल कर पा रही है? क्या उसकी भरपाई कांग्रेस कर पा रही है, या क्या आपका विश्लेषण? देखिए, जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 20 साल बाद, 20 साल में 15 महीने के छोड़ दे तो तकरीबन लगभग 18 महीने, पौने 19 महीने जो है बीजेपी ने शासन किया है। और कामकाज को लेके ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमेशा तुलना लोग दिग्विजय जी की सरकार से करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे काफी पॉजिटिव चीजें आपको सुनने को मिलेगी कि काफी डेवलपमेंट हुआ, खासकर बिजली, सड़क और पानी के संदर्भ में। जो दूसरी चीज जो आप इंडिकेट कर रहे थे, बस एक चीज उसमें मैं पीछे वाला सवाल पे जोड़ दूं कि ना सिर्फ जो अगले मुख्यमंत्री की बात हो रही है, बड़े बड़े लीडर के सांसदों को उतारा गया है बीजेपी के द्वारा, उसमें भी उनके जो आप भाषण या वो चीज देखिए तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि भाई आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप भी बन सकते, एक इशारा तरफ है। बहरहाल चलिए आते हैं राहुल गांधी के भाषण पे। तो जो आदिवासी का मामला है, मैं उसको आपको थोड़ा डेटा के अनुसार भी बता सकता हूँ कि पिछले कुछ समय में, मतलब ट्राइबल आदिवासी, एक समय में आदिवासी और हरिजन जो है कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में उसमें बड़ा बिखराव हुआ और पिछले कुछ समय में काफी सॉलिड वोट बेस बीजेपी का बना रहा। लेकिन 2018 से और 19 में भी ऐसा है कि आदिवासी वोट में एक छिटकाव आया है बीजेपी के खिलाफ में। यानी आप जब देखेंगे कि बीजेपी यहाँ भारी मतों से जीती थी 2019 का लोकसभा चुनाव, 29 में से 28 सीटें जीत गई थी, लेकिन जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, तो मोटा मोटी जहां पे ट्राइबल बेल्ट 47 रिजर्व सीट्स है, जहां पे 50% से ज्यादा ट्राइबल है, वहां पे कांग्रेस को काफी वोट मिले हैं। तो जो भले सीटें नहीं जीत पाई कांग्रेस, लेकिन आदिवासी वोट में उनका काफी इजाफा हुआ। एक सवाल का समय मेरे पास रह गया है, मुझे रैप करने के लिए कहा जा रहा है। गिरिजा शंकर जी, जिस तरह से बीजेपी ने इजराइल का जिक्र किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष हैं, क्या उसकी जरूरत थी? अब कहा यह जा रहा है, जानकार कह रहे हैं कि भाई क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश है? ध्रुवीकरण की कोशिश तो दोनों ही पार्टियां लगातार करती रही हैं पिछले समय से, लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में इजराइल का जो मुद्दा जो उन्होंने उठाया है, वो मैं लगता है कि मुझे बहुत अप्रासंगिक है, और चुनाव में इसका कोई मतलब भी नहीं है। चुनाव जो है मध्य प्रदेश का है, और लोग तो प्रधानमंत्री से भी ये अपेक्षा करते रहे हैं कि जब वो मध्य प्रदेश की यात्रा में आते हैं और अपना जो भाषण देते हैं उसमें वो मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की बात करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में इस तरह के मुद्दे उठाकर और इससे कोई ध्रुवीकरण होगा, ऐसा भी इनका मानना जो है वो गलत है। ध्रुवीकरण इन चीजों से नहीं होता। मुद्दा जो होना चाहिए दरअसल आज की तारीख में, जो कांग्रेस जो उठा रही है कि किस तरह सरकार निकम्मी है, सरकार की असफलताएं हैं, और सरकार दावे कर रही है कि उसने कितना अधिक काम किया है। अब यहाँ पर मुद्दे गौण हो गए हैं। बड़ी चीज ये हो गई है कि किस नेता की कितनी विश्वसनीयता है। जो नेता अपनी बात कर रहे हैं उन पर लोगों का यकीन कितना होता है। यदि कांग्रेस के नेताओं के आरोपों पर यदि लोगों को यकीन होगा उनके अपने अनुभव के आधार पर, तो जाहिर है कि वो कांग्रेस की बातों को मानेंगे। और यदि उनको सरकार की योजनाओं का लाभ ठीक ढंग से मिला होगा, जैसा कि बीजेपी दावा करती है, तो बीजेपी के नेताओं की जो क्रेडिबिलिटी है वो काम आएगी। बाकी और तमाम मुद्दे कोई बहुत मायने नहीं रखते। चलिए, आप जुड़े, आप दोनों जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सिलसिला तो चलता रहेगा 3 दिसंबर तक चुनावों पर बात करने का।